इन्फिनिट स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 21 4 बॉटल वोडका। नक्श ने बात पते की थी और हिमानी भी नक्श के विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत थी। हिमानी ने आलोक से कहा, चूंकि मिस्टर नक्श कह रहे हैं इसलिए तुम इस स्टोर में काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक रही हूँ। तुम पहले वाली पोजीशन पर ही काम करोगे। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं नहीं मैडम, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू मिस्टर नक्श। थैंक यू हिमानी मैडम। भारी दिल के साथ आलोक ने अपने इमोशंस बाहर निकाले और नक्श और हिमानी के सामने झुकते हुए उसे थैंक्स कहा। अपने पति को झुकता देख प्राची भी नक्श और हिमानी के सामने झुक गई थी और ये देखकर नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इतने सालों की बदसलूकी के बाद आखिर आज नक्श को इन जैसों को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बस बस ठीक है। हिमानी ने बात को पलटते हुए नक्श से कहा, मिस्टर नक्श चलिए चलते हैं। हाँ चलो, ये बोलते हुए तीनों एक साथ वहां से निकल गए और उन तीनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर आलोक या प्राची को नहीं देखा। जब आलोक ने देखा कि वो तीनों स्टोर से बाहर निकल गए हैं, तो तुरंत ही आलोक प्राची की तरफ मुड़ा और अपनी गुस्सैल नजरों के साथ उसे देखते हुए बोला, बेवकूफ औरत, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देती हो। थोड़ा सोचा तो करो कि सामने कौन है। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। और क्या पूरे दिन शॉपिंग करती रहती हो? अब मैं डिमोट हो गया हूँ, किसी पर भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जाओ और अपने बाप को बोलो, अब वो ही तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। ये बोलने के बाद आलोक मुड़ा और वहां से चलता बना। उसने भी पीछे मुड़कर अपनी बीवी प्राची को नहीं देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। ह्यूमिलिटी के मारे प्राची अब अकेली वहां खड़ी थी। दूसरी तरफ कार्तिक और हिमानी नक्श को सूरत शहर का सबसे बेस्ट फाइन डाइन रेस्टोरेंट बोहो लेकर गए। हिमानी ने पहले से ही एक प्राइवेट रूम बुक करवा दिया था। नक्श, हिमानी और कार्तिक जैसे ही उस कमरे में गए, वैसे ही दरवाजे पर खटपट की आवाज हुई। अभी नक्श सोफे पर बैठा ही था कि उसका ध्यान भी दरवाजे पर गया। तुरंत ही कार्तिक ने नक्श से कहा, नक्श मुझे लगता है कि तुझे दरवाजा खोलना चाहिए। नक्श उठा और उसने दरवाजा खोला। अरे आकाश, ओह गॉड, अरे रविश भी है। ये बोलते हुए नक्श एकाएक शॉक्ड रह गया था, साथ ही साथ उसके दिल में एक्साइटमेंट के गिटार बजने लगे थे। मिस्टर नक्श, क्या हाल है आपके? आपको देखे अरसा हो गया। ये बोलते हुए आकाश और रविश ने नक्श को गले से लगा लिया था। आकाश और रविश दोनों ही इंडियन आर्मी के जवान रह चुके थे। दोनों के परिवार में कोई ना कोई दिक्कत थी, इसलिए दोनों ने आर्मी से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद से नक्श के बॉडीगार्ड्स बनकर काम किया। ये वही बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने कार्तिक की भी जान बचाई थी। नक्श के साथ काम करते हुए आकाश को पता चला कि उसकी मां को कैंसर हो गया है। आकाश ने नक्श से पैसा नहीं मांगा, लेकिन नक्श ने उसकी मां का इलाज सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करवाया और 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा किया। वो अलग बात है कि भगवान जिसे अपने पास बुलाना चाहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल आकाश की मां की मौत हो गई। जब नक्श को पता चला कि आकाश और रविश दोनों अकेले काम करना चाहते हैं, तो उस समय भी नक्श ने उन दोनों को फंडिंग दी थी। आज इस कमरे में नक्श को छोड़कर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब की नक्श ने कभी ना कभी मदद की है और उन सभी के दिल में नक्श के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड है। जब भानुशाली ग्रुप ने नक्श और उसके पिता को कंपनी से बेदखल कर दिया, तब से नक्श गायब हो गया था और तभी से ये लोग नक्श को ढूंढ रहे थे। ये भी एक वजह है कि इन चारों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और आज ये चारों भी काफी करीबी दोस्त हैं। मिस्टर नक्श, पिछले कई सालों से हम आपको गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे। अगर हम पास्ट में केयरफुल रहते तो शायद हमें पता रहता कि सूरत शहर से आपके अच्छे ताल्लुक हैं और हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली आपके दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया। आकाश नक्श के पास आकर बैठ गया था और नक्श को ही देख रहा था। उसे नक्श पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर लग रहा था। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो गया। नक्श ने हंसते हुए कहा, अगर हम एक दूसरे से मिल गए हैं तो इसका मतलब लेट नहीं हुआ है। आकाश, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा। क्या बात है, तुम सभी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के काम आ सका। जब आकाश ने नक्श के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ब्लश आ गया था। मुस्कुराते हुए वो अपना सर खुजाने लगा था। जब नक्श ने आकाश के एक्सप्रेशंस नोटिस किए, तो नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। वैसे तो एक टफ मैन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज है, जब भी तुम एक्साइटेड हो जाते हो तुम्हारे चेहरे पर ब्लश आ जाता है। नक्श की बात सुनने के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। अभी रविश क्या करता है? क्या तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो? नक्श की नजर लंबे चौड़े और हैंडसम रविश पर गई, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था।
रविश भी एकदम मस्त है, उसकी खुद की सिक्योरिटी कंपनी है, एक से एक हटे कट्टे लोगों को भर रखा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसकी कंपनी में फीमेल बॉडीगार्ड्स भी हैं। मिस्टर नक्श, आप रविश से कहकर अपने लिए 2-3 सुंदर फीमेल बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं असाइन कर लेते? जब वो आपके साथ रहेंगी तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बोलते हुए हिमानी ने अपना हाथ मुंह पर रखा और जोर जोर से हंसने लगी थी। हिमानी की बात सुनकर रविश भी हंसने लगा था। रविश काफी रिजर्व नेचर का था, इसलिए उसके मुंह से शब्द कम ही निकलते थे, लेकिन आज उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि उसकी खुद की बॉडीगार्ड कंपनी है, क्योंकि वो तो खुद एक कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मैंने 2 से 3 फीमेल बॉडीगार्ड्स हायर कर ली तो सब मुझसे जलने लगेंगे और मैं किसी को जलते हुए नहीं देख सकता। हा 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 हा। थोड़ी देर इसी तरह हंसने और बात करने के बाद अचानक से हिमानी सोफे से उठी और बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों में हिमानी अपने हाथ में एक स्पेशल बॉक्स लेकर आई और बोली, मिस्टर नक्श, ये गिफ्ट हमने कुछ साल पहले आपके लिए खरीदा था। हमने तो इसे आप तक पहुंचाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन आज देखिए हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। ये लीजिए, पहले देखिए कि आपको पसंद आया या नहीं। हिमानी के हाथ से उस स्पेशल बॉक्स को लेने के बाद नक्श ने उन चारों को देखा और उसके बाद धीरे से उस बॉक्स को खोला। अरे, ये तो मुगल्स के जमाने की घड़ी है, वाह क्या खूब। नक्श बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा था। उसने ऐसी घड़ी सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखी थी या फिर किसी म्यूजियम में। आज वो घड़ी उसके हाथों में थी और नक्श उस बॉक्स को एकदम टाइट पकड़े हुए था, जैसे मानो कोई उसका गिफ्ट छीन लेगा। वो घड़ी सोने की थी और रोशनी में कुछ इस तरह चमक रही थी कि नक्श तो अपनी आंख भी नहीं हटा पा रहा था। कार्तिक और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। अगर नक्श को ये गिफ्ट वाकई में बहुत पसंद आया है तो उनके एफर्ट्स पूरी तरह से काम कर गए थे और ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैं आकाश और रविश को थैंक्स कहूंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर यह नहीं होते तो शायद मैं और कार्तिक तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको क्या दें। सोफे पर आराम से बैठकर हिमानी ने कहा। कुछ देर ऐसी ही उस घड़ी को टकटकी लगाकर देखने के बाद नक्श ने ध्यान से उस बॉक्स को बंद किया और सभी को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सभी को बहुत परेशानी हुई। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे बिना बताए तुम सबकी जिंदगी से गायब हो गया। पर यह मेरा वादा है कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतने कम पलों में ही तुमने मुझे इतनी खुशी दे दी है कि क्या बताऊं। हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अब अच्छे दोस्त हैं, इसलिए थैंक्स नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चलो टोस्ट करते हैं हमारी दोस्ती के नाम। टोस्ट का नाम सुनते ही आकाश को याद आया कि वो ड्रिंक्स तो लाया ही नहीं है। तुरंत ही आकाश ने वेटर से वोडका लाने को कहा और बोतल आते ही सभी नशे में चूर होने के लिए तैयार थे। नक्श आज बहुत खुश था, इसलिए दबा के वोडका पी रहा था। उस रात सभी ने गदर मचाया, शराब खाना और डांस। उसके बाद क्या, सभी इतने नशे में थे कि किसी की भी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। सब के सब आकाश के रेस्टोरेंट में ही सो गए। आकाश ने सभी के लिए अच्छा इंतजाम कर दिए था। ये पहली बार था जब नक्श शादी के इतने सालों के बाद घर नहीं लौटा था। अगले दिन जब नक्श की आंख खुली तब भी नक्श घर नहीं गया, बल्कि तैयार होकर सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकला। अपने केबिन में सोफे पर बैठकर नक्श आराम फरमा रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अनिका को मैसेज करना चाहिए कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजने लगा। जब नक्श ने देखा कि कॉल उसकी सास यानी चित्रा का है तो तुरंत ही नक्श ने अपना गला साफ किया और कॉल उठाते हुए बोला, हेलो जी मम्मी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नक्श, यह मैं क्या सुन रही हूँ अनिका से कि तुम कल पूरी रात घर नहीं आए। कल रात तुम कहाँ थे? कैसे हो तुम? चित्रा का टोन बहुत जेंटल था। चित्रा का ऐसा मिजाज देखकर नक्श चौंक गया था। हालांकि मन ही मन उसे बहुत अच्छे से पता था कि चित्रा इतने प्यार से उससे बात क्यों कर रही है। ये सब कल का नतीजा है। कल नक्श ने अनिका और चित्रा को बैंक्वेट हॉल में जावेरी खानदान के सामने एम्बेरस होने से जो बचाया, इसी वजह से। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, वो कल मैं मेरे पुराने दोस्त के साथ उसके घर चला गया था। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब घड़ी में 2 बज गए। ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए उसके घर पर ही सो गया। जैसे ही नक्श ने ये कहा वैसे ही चित्रा की आवाज आई, हम पुराना दोस्त बहुत समय बाद मिले होंगे, इसलिए बातों बातों में समय का पता नहीं चला। बहुत नॉर्मल है। ओह अच्छा हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। ये 2 दिन मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, तो कल कैसा रहेगा? जब नक्श ने इस मैटर के बारे में फिर से सुना तो उसके मूड की बैंड बज गई। वो इस बात पर अचंभा था कि ये जानने के बावजूद कि नक्श अब अनिका की फाइनेंशियली मदद कर सकता है और जावेरी खानदान में चित्रा का स्टेटस बढ़ा सकता है, फिर भी वो ऐसी बात करके सुबह सुबह उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। शायद चित्रा से किसी भी तरह की बदलाव की उम्मीद करना ही बेवकूफी थी। नक्श अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। अगर नक्श के पेरेंट्स को पता चला कि अनिका उसे हाथ तक नहीं लगाने देती है और इस वजह से वो आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें कैसा लगेगा?
दूसरी तरफ चित्रा को लगता है कि बार बार अगर प्रोसेस फेल हो रहा है तो उसके पीछे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और इसलिए वो चाहती है कि नक्श के पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन हो, लेकिन जब नक्श के पेरेंट्स को ये सब पता चलेगा तो वो कितना इंसल्टेड फील करेंगे। इस बारे में सोचते हुए नक्श के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही नक्श से कहा, ये कैसा रहेगा, मैं मेरे पेरेंट्स को कल बुला लेता हूं और फिर आप और अनिका भी हॉस्पिटल आ जाओ, हम सभी एक बार फिर से फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है पता चल जाएगी। अनिका और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों दोबारा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाए। नक्श ने जो कहा उसे सुनकर चित्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो उसकी बात से खुश नहीं थी और ऑब्जेक्ट करना चाहती थी, लेकिन नक्श ने उन्हें बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। ठीक है तो फिर तय रहा, हम सब साथ में एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। मम्मी जी मुझे अभी थोड़ा काम है, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलते हुए नक्श ने कॉल कट कर दिया था। कॉल रखने के बाद नक्श थोड़ा आराम करने की सोच रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और नक्श की सेक्रेटरी नंदिता उसके केबिन में आई। क्या नक्श कल अपने पेरेंट्स को बुलाएगा? अगर हाँ तो उसके बाद क्या होगा? नक्श अपने पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेन करेगा? अगर नहीं तो फिर चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या चित्रा अपने टेस्ट के लिए मानेगी? आखिर प्रॉब्लम किस में है? क्या इससे कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेगी? एपिसोड 22 नया खिलाड़ी। वो कहते हैं ना कि बॉस थोड़े मनचले होते हैं, वैसे नक्श तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, लेकिन ब्यूटी को देखकर तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। नक्श की नजर उसकी सेक्रेटरी नंदिता से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नंदिता ने कहा, सर जावेरी खानदान से नवीन जावेरी आए हैं, वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो इतना जल्दी आ गया, अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो, उनसे पूछो कि क्या वो भूल गए मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। अब जब वो भूल गए हैं तो उन्हें जगाना तो पड़ेगा। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूं। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अकेले अनिका हैंडल करेगी और किसी को इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इस बारे में आगे बात करने से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हुए अचानक से नक्श को एहसास हुआ कि दर्द के मारे उसका सर फट रहा है। अपनी आंख बंद करके नक्श चेयर पर ही पसर गया और अपने हाथ से अपना सर दबाने लगा था। सेक्रेटरी नंदिता ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो क्या नवीन जावेरी को बैठा कर रखना है और यह बात पहले जावेरी खानदान तक पहुंचानी है? हाँ बिल्कुल। नक्श के मुंह से ये सुनते ही नंदिता केबिन से निकल गई थी। दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के शानदार ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर सीईओ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा, वो कब मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे। बेचारे मैम्बो अंकल, उनका नंबर तो नहीं आया, लेकिन उनके पास कल्याणी का कॉल जरूर आया, जिनसे उन्हें पता चला कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। कॉल रखने के बाद मैम्बो अंकल के चेहरे पर पजल्ड लुक था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कल्याणी ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। जब वो सुबह भानुशाली ग्रुप के लिए निकल रहे थे तब तो कल्याणी के चेहरे पर मैम्बो अंकल को लेकर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो फिर अब अचानक से कल्याणी की टोन क्यों बदल गई? मन में मन ये सोचते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान लिफ्ट की तरफ गया। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद भी जब भानुशाली ग्रुप में से कोई भी उनसे नहीं मिला तो तुरंत ही वो उस ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मैंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। कल्याणी ने फिर से एक फैमिली मीटिंग जो बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया गया था। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे भी बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो उससे संभाली नहीं जा रही है, बंद होने की कगार पर खड़ी है। मुझे तो लगता है कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बेवकूफ है, आज नहीं तो कल देख लेना, इस नए सीईओ के कारण भानुशाली ग्रुप भी डूब जाएगा। जब मैम्बो अंकल लौटकर आए तो उन्हें कल्याणी से पता चला कि भानुशाली ग्रुप उनके साथ की गई पार्टनरशिप को कैंसिल कर रहा है। ये सुनकर मैम्बो अंकल अचानक से फ्यूरियस हो गए थे। मैम्बो अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भानुशाली ग्रुप को उनसे क्या दुश्मनी है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर उन्हें जावेरी खानदान के साथ काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कोऑपरेशन मैटर्स सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे, जिसे मैम्बो अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कल्याणी ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो गुस्से से हवा में उड़ रहे थे। भानुशाली ग्रुप जिस तरह से मैम्बो अंकल से पेश आ रहा था उससे कल्याणी भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कल्याणी ने मैम्बो अंकल से कहा, नवीन आराम से, पूरा परिवार यहाँ बैठा है, शांति रखो। उसके बाद कल्याणी ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इस मैटर के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? हमें क्या करना चाहिए? दादी, भानुशाली ग्रुप के सीईओ ने बिजनेस कोऑपरेशन के लिए सिर्फ अनिका को ही क्यों चुना है? उन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है?
परिवार के एक मेंबर ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा, हाँ क्यों ना हम इस बारे में पहले अनिका से बात करें। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो भानुशाली ग्रुप के साथ काम करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरे मेंबर ने भी अपनी राय सामने रखी। जहां तक मुझे याद है अनिका ने हमसे कहा कि जब वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी तब उसने सीईओ को देखा भी नहीं था, उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। यह कैसे हो सकता है? सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और यहाँ अनिका कह रही है कि वो मिली ही नहीं। वो हमसे झूठ बोल रही है। एक जवान और खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ जवान और अग्रेसिव सीईओ। अगर वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते तो ये कोऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। मुझे तो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैम्बो अंकल का भांजा जो पूरे समय मैम्बो अंकल के साथ ही रहता है, उसने भी अपनी राय पेश की। जब जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने ये सुना तो वो भी धीमी आवाज में इस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि अनिका ने उस सीईओ को किसी और तरीके से पटाया हो जिससे चीजें स्मूथ हो जाए, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। हम वैसे भी उसका पति तो पूरा यूजलेस है, कोई जॉब नहीं करता है और घर पर बैठा रहता है, और अनिका वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड औरत है, शायद वो ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही हो। सभी लोगों का डिस्कशन सुनने के बाद मैम्बो अंकल काफी बेटर फील कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, हालांकि उन्होंने तुरंत ही उस मुस्कान को छुपा लिया था। अनिका कल्याणी के सबसे बड़े बेटे की बेटी थी। जब उसने देखा कि लोग अनिका के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं तो तुरंत ही कल्याणी ने 2 बार खांसते हुए सभी को इशारा किया कि वो अपनी बकवास बातें बंद करे। भले ही कल्याणी अनिका को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कल्याणी को अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार था। उसके खातिर कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा और सभी लोग शांत भी हो गए। ये मैटर सिर्फ अनिका से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मैटर जावेरी खानदान से जुड़ा हुआ है और हमें लॉन्ग टर्म के बारे में इस पर सोचना होगा, क्योंकि भले ही वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, लेकिन जावेरी खानदान के पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का फाइन भर सके। तो ये सोचकर चलिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जावेरी खानदान का होगा, अनिका का नहीं। कल्याणी ने सिचुएशन के हार्ड फैक्ट्स बताते हुए कहा, अगर ताकत की बात की जाए तो भानुशाली ग्रुप की ताकत के सामने जावेरी खानदान कुछ भी नहीं था। अगर भानुशाली ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते हैं तो जावेरी खानदान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जावेरी खानदान के डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट यही निकला कि भले ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ चाहता है कि अनिका सारा कोऑपरेशन मैटर हैंडल करे, लेकिन वो लोग यह नहीं जानते हैं कि अनिका और उस सीईओ के बीच में क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता है भी तो वो कैसा रिश्ता है, कितने दिन चलेगा। अगर वो रिश्ता टूट गया तो फिर जावेरी खानदान का क्या होगा। जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच रहा था और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह किसी और लड़की को चूज करेंगे जो अनिका से हर हाल में बेहतर होगी और अच्छे से इस मैटर को हैंडल कर पाएगी। इसलिए अनिका की कजन पल्लवी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसे चुना गया। पल्लवी अनिका की जगह लेने वाली थी और कल सुबह भानुशाली ग्रुप जाने वाली थी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जावेरी खानदान ने क्या सोचकर अनिका की जगह पल्लवी को चुना। जी हाँ, अनिका शादीशुदा थी और ऐसे में उन्हें नहीं पता कि उसके और सीईओ के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो पल्लवी को बीच में लाना चाहते थे। अगर सीईओ को पल्लवी पसंद आ गई तो फिर तो जावेरी खानदान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाकई में जावेरी खानदान बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में आधा दिन बिताने के बाद नक्श ने तय किया कि अब उसे घर निकलना चाहिए। सेक्रेटरी नंदिता ने नक्श के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजाम कर दिया था। हवा से बात करते हुए नक्श घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर नक्श ने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। नक्श को ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। नक्श ने अपने लिए मैगी बनाए और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। वो तब तक सोता रहा जब तक रात को अनिका घर नहीं आई। जब अनिका ने नक्श के बिखरे हुए बाल और सिलवटे वाले कपड़े देखे तो तुरंत ही उसने नक्श से पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोपहर को आया। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारी दादी का कॉल आया? पानी का गिलास लेकर नक्श अनिका की तरफ बढ़ा जो सोफे पर बैठी थी। अनिका ने कंफ्यूज्ड नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेगी? ये सुनकर नक्श अचानक से हिल गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये कल्याणी अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन नक्श ने अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाले और शांत रहते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अपनी दादी का नाम सुनकर अचानक से अनिका को याद आया कि अब उसकी दादी ने कोऑपरेशन का सारा मैटर मैम्बो अंकल के हाथ में दे दिया है। ये सोचकर अनिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। तुम कल रात कहाँ पर थे? अब अनिका का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर था और जब उसे याद आया कि कल की रात नक्श घर नहीं लौटा तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दरअसल अनिका को कल नक्श से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन नक्श तो कल घर ही नहीं लौटा, इसलिए अनिका के मन के सवाल अभी भी उसके अंदर ही दबे हुए थे।
मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, वो मैं मेरे एक पुराने दोस्त के घर गया था, बात करते करते बहुत लेट हो गया और फिर मैं उधर ही सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर पटेल है, होटल प्राइम स्टार वाले? पानी का गिलास नीचे रखने के बाद अनिका नक्श को घूरने लगी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। नक्श अनिका से छुपाना नहीं चाहता था और नेचुरल अंदाज में जवाब दिया। अनिका चौंक गई जब उसने नक्श के मुंह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुना। कुछ सेकंड सोचने के बाद अनिका सोफे पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मिस्टर पटेल को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कल पूरी रात तुम उनके साथ बातें कर रहे थे तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये बोलने के बाद अनिका ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कि मिस्टर पटेल किस तरह के इंसान है? वैसे क्या उनके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक बात कर सके? तुम कल लाइमलाइट में थे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। नक्श ने अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ, मैं डिनर करके नहीं आई हूं। अनिका का ध्यान पूरी तरह से ड्रामा सीरीज पर अटका हुआ था जो आज टीवी पर पहली बार आ रही थी। नक्श मैगी को बाउल में सर्व कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और चित्रा भी घर लौट आई थी। चित्रा ने देखा कि नक्श किचन में खाना बना रहा है। अचानक से उसे याद आया कि आज फोन पर नक्श ने उससे क्या कहा था और यह सोचते ही चित्रा का चेहरा अचानक से बदल गया। हाँ है। नक्श को देखकर चित्रा ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, लेकिन जब नक्श की तरफ से चित्रा को कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने जूते उतारने के बाद सीधा अनिका की तरफ बढ़ी और सोफे पर जाकर बैठ गई। जब अनिका ने अपनी मां का चेहरा देखा तो तुरंत ही उसने पजल्ड लुक के साथ कहा, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? और कौन हो सकता है? कोई है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। ये बोलते हुए चित्रा की नजर सीधा किचन की तरफ गई और अनिका समझ गई कि चित्रा किसकी तरफ इशारा कर रही है। उसे समझ आ गया कि जरूर नक्श ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी मां नाखुश है। क्या चित्रा अनिका के सामने उसकी और नक्श की कॉन्वर्सेशन रखेगी? अगर ऐसा हुआ तो अनिका किसकी साइड लेगी? अपनी मां की या फिर नक्श की? क्या अनिका भी नक्श को उसके पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने को लेकर फोर्स करेगी? या फिर पहली बार अनिका नक्श का साइड लेगी? कल जब पल्लवी भानुशाली ग्रुप जाएगी तब क्या होगा? एपिसोड 23 अनिका रॉक्ड, कल्याणी शॉक्ड। अपनी मां को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत ही अनिका चित्रा की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, मां आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। चित्रा ने देखा कि अनिका का टोन अचानक से बदल गया है, साथ ही साथ उसकी आवाज भी धीमी हो गई है। इससे चित्रा को इतना तो पता चल गया कि अनिका में नक्श को लेकर थोड़े चेंजेस आ गए हैं, और चेंजेस आते भी क्यों नहीं। अगर नक्श नहीं होता तो अनिका की एनजी कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे आती? पूर्ण विराम। गहरी सांस लेते हुए चित्रा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोली, खटिया खड़ी करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों का आईवीएफ प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को इतना सा कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। ये बोलते हुए चित्रा का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर से उसने बोलना शुरू किया, लेकिन तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्या कहा? कहता है कि हम सब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर यह सब कर रही हूँ? मैं तो तुम दोनों का ही अच्छा चाहती हूँ। ओह मम्मी, आप कितने स्वीट हो, लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हैं? मेरे सर पर वैसे ही काम का बहुत लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आई है। मुझे मेरी कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चे पर। जब अनिका को पता चला कि यहाँ बात उसके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हो रही है तो उसने भी मैटर पर इतना ध्यान नहीं दिया और बात को दबाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। तुरंत ही चित्रा ने टोन बदलते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा आईवीएफ प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। लोगों को जवाब मुझे देने पड़ते हैं, लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं, उसका क्या? ऐसा है तो तुम ही लोगों को जवाब क्यों नहीं दे दिया करती? मम्मी प्लीज अब बस भी करो, इस टॉपिक पर अभी मुझे बात नहीं करनी है। जैसे ही अनिका के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही नक्श अपने हाथ में मैगी का बोल लेकर पहुंच गया। नक्श ने मैगी को टेबल पर रखा। ये देखकर पहली बार नक्श की तरफ से अनिका को क्या फील हुआ। हालांकि नक्श तो ऐसा 2 साल से कर रहा था।
पर अनिका ने कभी नक्श को ध्यान से देखा ही कहाँ था। आज देखा तो मैगी जैसी छोटी चीज भी उससे भाग गई। नक्श और अनिका की आंखें टकराए और अनिका ने धीमे से थैंक्स बोला। नक्श को भी यह एहसास होने लगा था कि अनिका के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया था। अनिका इस पल में इतना खो गई थी कि अपनी मां के डिसैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अनिका ने नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी विचार करेंगे। जब चित्रा ने अपनी बेटी के मुंह से यह सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तुरंत ही वो सोफे से उठी और शताब्दी की स्पीड से अपने कमरे में चली गई। नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। मैगी खाने के बाद अनिका ने बचे कूचे बर्तन धोए और बिस्तर पर आकर लेट गई। नक्श जिसका बिस्तर जमीन पर था वो तुरंत ही मुड़ा और अपने शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए बिस्तर पर सो रही अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद नक्श ने कहा, अनिका, अगर तुम्हें कल तुम्हारी दादी का कॉल आता है और वो तुमसे भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन की बात करती हैं तो तुम डायरेक्टली हाँ मत कहना, थोड़ा समय लेना, उन्हें भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। नक्श की बात सुनकर अनिका चौंक उठी और नक्श की तरफ मुड़ी पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ। अनिका ने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? दादी ने अब सब कुछ मैम्बो अंकल को दे दिया है भानुशाली ग्रुप के साथ, अब सारा कोऑपरेशन वही हैंडल करेंगे, अब उन्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, बस फालतू की बातें करते रहते हो। बस ध्यान रखना, अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े तो एकदम से हाँ मत कहना, चलो अब सो जाओ। नक्श को अनिका की इम्पेशेंट टोन से कोई मतलब ही नहीं था। अपनी बात कहने के बाद नक्श तुरंत मुस्कुराता हुआ सो गया। नक्श ने एक बार फिर से अनिका को उस मैटर की याद दिला दी जिसके बारे में अनिका सोचना भी नहीं चाहती थी। अनिका का मूड खराब हो गया था, लेकिन घड़ी में रात के 12 भी बज गए थे। जैसे तैसे अनिका ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनिका अपने काम से निकल गई तो उसके पीछे पीछे नक्श भी अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। सीईओ की जो पोजीशन है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, खासकर जब आपके पास इतनी एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो खुद ही सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। सुबह से लेकर शाम तक चाय का आनंद लो और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके घर निकल जाओ। अभी नक्श यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज नंदिता ने पिंक कलर का स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना था। आज तो वो कल से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने नक्श को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, सर, जावेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है, उनका नाम पल्लवी जावेरी है। नंदिता पर एक नजर डालने के बाद नक्श का ध्यान पूरी तरह से अपनी चाय के कप पर था। नक्श ने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया और बोला, उसे जाने के लिए कह दो। ये कल्याणी देवी अपने आप को समझती क्या है? जब मैंने बोल दिया है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिका चाहिए, तो फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को भेजकर वो दिखाना क्या चाहती है? वो मुझे अपने परिवार में फंसाने की कोशिश कर रही है। हाँ 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 हाँ, वो जानती ही नहीं है कि मैं तो पहले से ही उसके परिवार का हिस्सा हूँ, बदकिस्मती से। नक्श ने मन ही मन सोचा और चाय का कप खाली कर दिया। जावेरी खानदान में पल्लवी का भी बहुत दबदबा था, क्योंकि वो अनिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पूरे सूरत में पल्लवी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। कुछ मजनू तो सुबह से लेकर शाम तक पल्लवी को देखने की आस में बैठे रहते थे। आज तक कभी भी किसी ने पल्लवी को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये पहली बार था जब नक्श ने पल्लवी को बिना देखे ही रिजेक्ट कर डाला। पल्लवी भी मैम्बो अंकल की ही तरह भानुशाली ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रही थी। सभी एम्प्लॉइज की नजर पल्लवी पर ही थी, क्योंकि पल्लवी भला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो ये पल्लवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलिया के न्यूज के साथ जब पल्लवी जावेरी खानदान के मैंशन लौटी और जो कुछ भी हुआ उसे कल्याणी के सामने बयान किया तो कल्याणी के चेहरे गुस्से से झन्ना उठा। कल्याणी गुस्से से तिलमिला उठी थी, लेकिन दूसरे पहलू को देखे तो कल्याणी पूरी तरह से हेल्पलेस थी और अब उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अनिका अपनी मां चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। 2 दिन बाद चित्रा के भाई यानी अनिका के मामा कनाडा से आ रहे थे। अनिका के डैड के जाने के बाद अनिका के परिवार की देखभाल उसके मामा ने ही की थी। जावेरी खानदान ने तो उसके डैड का सब कुछ वापस ले लिया और अनिका और चित्रा को एक तरह
से अकेला कर दिया। ये तो भला है अनिका के मामा का, जिन्होंने अनिका के परिवार को संभाला, अनिका को पूरी फंडिंग दी जिससे वो एनजी कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर सके। उसके मामा ने उसके लिए इतना कुछ किया कि अब अनिका को उसके मामा से मांगने में बहुत शर्म आती है। यही वजह है कि अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसने अपने मामा से हेल्प नहीं मांगी थी। अब जब वो 2 दिन बाद यहाँ आ रहे हैं तो दोनों माँ बेटी अपने मामा को खास सरप्राइज देना चाहती हैं और इसी वजह से शॉपिंग अभियान चल रहा है। इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। अनिका ने फोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल कल्याणी की तरफ से आ रहा था। अनिका और चित्रा ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद अनिका ने कॉल उठाते हुए लाउड स्पीकर पर लगाया, हेलो दादी। फोन के दूसरी तरफ से कल्याणी की आवाज आई, हालांकि कल्याणी का टोन कुछ अजीब साउंड कर रहा था। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमेशा कठोर और सख्त रहने वाली कल्याणी आज रिक्वेस्ट कर रही हैं, वो भी अनिका से? जैसे ही यह ख्याल चित्रा को आया उससे रहा नहीं गया और तुरंत ही उसने कहा, मम्मी जी आपको इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो अनिका कर सकती है तो आप उसे बताइए, वो जरूर करेगी। ये सुनते ही अनिका नाखुश हो गई और उसने अपनी माँ चित्रा को देखा। हालांकि अनिका ने कुछ भी नहीं कहा और कल्याणी के बोलने का इंतजार करने लगी। बेटा, बात ऐसी है कि जो हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ है उसे लेकर मैंने ये तय किया है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। अनिका को कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए नए आर्टिस्ट्स के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कल्याणी ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था और बस वो चाहती थी कि अनिका ये सब करे। हालांकि कल रात को जो कुछ भी नक्श ने कहा वो अचानक से अनिका के दिमाग में फ्लैश होने लगा और इसी के साथ अनिका अपने दांत पीसने लगी। अनिका ने एडवांटेज उठाना चाहा और चित्रा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुरंत ही अनिका ने फोन को लाउड स्पीकर से हटाया और बोली, सॉरी दादी, चूंकि आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था तो मुझे लगता है कि अब जब यह मैटर हाफवे डन है तो आपको अब उनकी जगह किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको मैम्बो अंकल को ही सारे प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ, जय श्री कृष्णा। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दिया। चित्रा घूरते हुए अनिका को ही देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चित्रा को अनिका की हरकत पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो अभी भी लगातार अनिका को ही घूरे जा रही थी। चित्रा के हिसाब से अनिका ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी, जिसने कल्याणी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनिका ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अनिका को चित्रा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने फोन के साथ अनिका स्टोर से बाहर निकल आई थी। चित्रा अनिका को फॉलो करना चाहती थी, लेकिन अभी चित्रा की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चित्रा ने कुछ समय के लिए अनिका को अकेले छोड़ दिया था। अनिका ने इधर उधर देखा और मॉल में उसे जहां भी बैठने की जगह मिली वहां जाकर बैठ गई और अपने फोन में नक्श के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी। दूसरी तरफ नक्श फोन पर कार्तिक से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही नक्श ने कॉल रखा वैसे ही उसने देखा कि अनिका ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले दादी का कॉल आया था, वो मुझे कह रही थी कि भानुशाली ग्रुप के साथ अब मुझे ही कोऑपरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? जब नक्श ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन गार्डन हो गया था। नक्श को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो, तुम्हारी दादी आज नहीं तो कल तुमसे फिर से कांटेक्ट करेगी, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुम्हारे फायदे की बात नहीं करती। उनकी कंडीशंस तभी मानना जब वो तुम्हें कुछ दे। इस मैसेज को भेजने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में डाला और अपनी कंपनी से निकल गया। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नक्श की सवारी सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ बढ़ रही थी। क्या होगा आगे? तो अब कल्याणी अनिका को कैसे मनाने वाली थी? क्या नक्श की बात मानकर अनिका का फायदा होगा? क्या धीरे धीरे इसी तरह नक्श और अनिका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या फिर इस कहानी में एक अल्टीमेट ट्विस्ट आने वाला है? एपिसोड 24, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही अनिका को नक्श का मैसेज मिला वैसे ही उसने उस मैसेज को खोला। हालांकि उस मैसेज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जितना भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद अनिका को और भी ज्यादा बेहतर फील हो रहा था। दूसरी तरफ जब नक्श होटल प्राइम स्टार पहुंचा तो कार्तिक ने पहले से ही लंच का इंतजाम करके रखा था। पूरी टेबल खाने की डिशेस से भरी हुई थी। नक्श, आओ इधर बैठो। कार्तिक ने नक्श को मैं चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद नक्श के पास वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बाद कार्तिक ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान भी थी और साथ ही साथ वो ये सोचने लगा कि भैया अब कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है।
कार्तिक ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और नक्श को देखने लगा। कार्तिक का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था और नक्श को लगने लगा था कि उसका शक सही होने वाला है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद कार्तिक ने उस बॉक्स को नक्श की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथों में जाए जिसकी यह है। कार्तिक, तुम मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा तोहफा दे चुके हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये बोलते हुए नक्श ने उस बॉक्स को वापस से कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को वापस से नक्श की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसलिए स्पेशली इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही कार्तिक के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही कार्तिक का फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। नक्श ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और तुम्हें एडवांस में थैंक यू। ठीक है, जल्द ही साथ में लंच करते हैं। ये बोलते हुए कार्तिक उस कमरे से निकल गया। कार्तिक के वहां से जाने के बाद नक्श की नजर उस छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। पता नहीं कार्तिक को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श का ध्यान टेबल की तरफ गया जो पूरी तरह से जायकेदार डिशेस से भरी हुई थी। फिर क्या था, नक्श अकेले ही खाना खाने लगा। चूंकि आज के सारे काम नक्श निपटा चुका था, इसलिए उसे वापस कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद नक्श अपनी हवाई पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद नक्श ने शावर लिया और उसके बाद ही उसने कार्तिक के गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। जैसे ही नक्श ने उस बॉक्स को खोला वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर नक्श का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स के बीच में काले रंग की पिल जैसा एक मार्बल था, जैसे मानो वो कोई चॉकलेट बीन हो और वो खुशबू उसी में से आ रही थी। अचानक से नक्श को याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसका शरीर बहुत ही कमजोर है। ये सोचते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है? क्या इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल की तरह दिख रहा है जैसे टीवी में दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कार्तिक को उल्लू बनाया हो? क्या ये शिलाजीत है? नक्श के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। इसी के साथ नक्श को यह भी याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसने इस गिफ्ट को 4 सालों तक प्रिजर्व करके रखा है। अब ये गिफ्ट तो दवाई निकली, तो कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है? नक्श में मन में इस दवाई को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया था और इस दवाई को लेने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। वैसे नक्श इस दवाई को लेकर करेगा भी क्या? अनिका तो उसे हाथ तक लगाने नहीं देती है, तो जिस तरह से ये दवाई कार्तिक के किसी काम की नहीं, उसी तरह से ये दवाई नक्श के भी किसी काम की नहीं थी। ये हमारी थियरी है क्योंकि हम इस दवाई को शिलाजीत समझ रहे हैं, लेकिन क्या पता ये दवाई शिलाजीत ना हो। अंत में नक्श ने ये डिसाइड किया कि वो कार्तिक को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। ऊपर से उस दवाई की स्मेल से नक्श काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। नक्श ने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पिल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। नक्श एकाएक चौंक गया, उसे डर भी लग रहा था और साथ ही अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये पिल क्यों ली। हालांकि कार्तिक उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नक्श को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली, लेकिन कहीं अब नक्श मर तो नहीं जाएगा। अभी नक्श इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे उल्टी करके उस पिल को बाहर निकाल देना चाहिए कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। जब नक्श की आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। ये बदबू कहां से आ रही है? अभी नक्श ने आंख खोली ही थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। जब नक्श जमीन से उठा तब उसे पता चला कि बदबू तो उसके ही शरीर से आ रही है। इस समय नक्श का शरीर एक अजीब पीली चिपकू लिक्विड से भरा हुआ था। उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। नक्श काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। ओह गॉड, ये क्या है? नक्श के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर नक्श बाथरूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद नक्श ने घर की सफाई की। बेहोश होने का बाद जिस जगह पर नक्श गिरा उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में नक्श को और आधा घंटा लगा।
किसी ने कार्तिक को बेवकूफ बनाया है, ताकत वाकत छोड़ो, इस दवाई ने तो मुझे और दर्द दिया है, ऊपर से साली यह बदबू, मुझे तो अभी यह भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स हैं। कमरा साफ करते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। जैसे ही कमरे की सफाई हुई वैसे ही अनिका और चित्रा घर आ गए। नक्श, क्या तुमने खाया बनाया? शॉपिंग का सारा सामान सोफे पर रखते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखकर कहा, जो अभी चित्रा के हाथ से सामान लेने में मदद कर रहा था। नक्श 2 से 3 बार खांसा और अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, वो दरअसल मुझे कोई काम था इसलिए मैं खाना नहीं बना पाया, क्यों ना हम बाहर खाना खाने चले। पहले तो ऐसे बहाने कभी सुनने को नहीं मिलते थे, रोज घर पे रहते हो, काम कुछ है नहीं करने को, लेकिन आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे हैं। ये बोलते हुए चित्रा ने नक्श को देखा और उसके चेहरे पर फेक स्माइल आ गई। अनिका को भी नक्श की बात कुछ हजम नहीं हुई, हालांकि उसे भी लगा कि उसकी माँ एकदम सही कह रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नक्श का बदला रूप देखकर अनिका नक्श के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए अनिका ने कहा, कोइंसिडेंटली मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि हमें बाहर खाना खाने चलना चाहिए, तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब डिनर करने बाहर जा रहे हैं। ये बोलते हुए अनिका ने चुपके से नक्श के टी शर्ट को खींचा और उसे इशारा किया कि उसे कमरे में चलना चाहिए। अनिका की इस हरकत से नक्श को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने अनिका का सारा सामान उठाया और उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चलता बना। नक्श, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है ना? तुम हमेशा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल हो क्या गया है? आलस मत किया करो, वरना खाना नहीं बना पाओगे, और रोज रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अनिका एक एक करके उन नए कपड़ों को बाहर निकाल रही थी जो उसने आज खरीदे थे, और नक्श उन कपड़ों को अलमारी में सेट कर रहा था। अनिका की बात सुनकर नक्श की भौहें ऊपर की ओर उठी, लेकिन नक्श ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। जब अनिका ने देखा कि नक्श काफी ओबीडियंटली बिहेव कर रहा है, तो उसके बाद से उसने उस टॉपिक पर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक नया टॉपिक छेड़ते हुए बोली, परसों दादी का बर्थडे है, याद रखना कि तुम्हें अगले 2 दिन के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है, सस्ता सामान नहीं देना है नक्श, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एम्बेरस होना पड़ेगा। जब नक्श ने ये सुना तो उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन बाद कल्याणी के साथ साथ उसका भी बर्थडे है। अब अनिका हो या फिर कोई और, किसी को भी नक्श का बर्थडे याद नहीं है। ये सब देखकर नक्श को कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। हालांकि इन 2 सालों में जब भी कल्याणी ने अपने बर्थडे की पार्टी दी, तो नक्श अपने दिल को यही तसल्ली दिया करता था कि वो अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। केक कल्याणी कट करती थी, लेकिन नक्श मन ही मन खुश हो जाता था। जब नक्श ने देखा कि अनिका उसे ही घूर रही है, तो तुरंत ही वो अपने सेंसेस में लौटा और सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, परेशान मत हो, मुझे याद है, मैं रैंडमली कुछ नहीं खरीदूंगा। अनिका नक्श से भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन को लेकर बात करना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी दादी ने उसे आगे से कॉल किया था और उनकी हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन अनिका ने अंत में इस टॉपिक को बाहर निकालना जरूरी नहीं समझा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एंगल से नक्श को ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से उसके पर डिपेंडेंट है। रंगरेज रेस्टोरेंट, कल्याणी के जन्मदिन वाला दिन। नक्श, अनिका, चित्रा सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सभी को कल्याणी के लिए तोहफे लेने थे। अनिका और चित्रा तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नक्श अभी तक नहीं आया था और अनिका उसी का इंतजार कर रही थी। अनिका और चित्रा दोनों साथ में बैठे थे। अनिका जितना नक्श के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसे टेंशन हो रही थी। पिछले 2 दिनों में अनिका ने नक्श से कई बार पूछा कि वो कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट सोच के बैठा है, क्या देने का सोच रहा है, लेकिन नक्श ने अनिका को कुछ भी नहीं बताया और अनिका से भी सीक्रेट रखा। हालांकि नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो जो भी गिफ्ट देगा वो छेड़ते होगा, लेकिन उसके बाद भी अनिका के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। जिस लकड़ी के बॉक्स में आम आते हैं, उस बॉक्स में भला नक्श कल्याणी को कौन सा गिफ्ट देने वाला है? कहीं नक्श आम ही तो नहीं दे रहा है? हा 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 हा, ये वो गिफ्ट है जिसके लिए उसने कहा था कि इस बार इंसल्ट फील नहीं होगा। लग तो ऐसा रहा है जैसे उसने पहले से ही मुझे एम्बेरस करने का सोच रखा है। गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अनिका ने सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नक्श ने उसे बताया भी नहीं था कि वो क्या दे रहा है, और अब आम वाले लकड़ी के डब्बे को हाथ में लेकर वो इस ग्रैंड पार्टी में पहुंच गया था। अब अनिका क्या करेगी? आखिर नक्श ने कल्याणी के लिए क्या तोहफा लिया होगा? क्या अनिका को आज फिर से एम्बेरस होना पड़ेगा? क्या फिर इस बार नक्श के तोहफे को देखकर कल्याणी के साथ साथ पूरा जावेरी खानदान हिलने वाला है? कार्तिक ने नक्श को कौन सी दवाई दी थी? उस दवाई का नक्श पर क्या असर होने वाला है? एपिसोड 25, विहान वेड्स अनिका।
उस लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स लेकर जैसे ही नक्श चेयर पर बैठा वैसे ही चित्रा ने चौंकते हुए उस बॉक्स को घूरते हुए कहा, क्या है इसमें? कम से कम इसे किसी गिफ्ट शॉप में रैप तो करवा लिया होता, ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, कब समझोगे तुम? अरे ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करवाने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी यह बॉक्स मैटर नहीं करता है, इस बॉक्स के अंदर का सामान मैटर करता है। अपना सर खुजाते हुए नक्श उस बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहता था कि उसने कल्याणी के लिए क्या लिया है। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलता अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को अभी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मौके का फायदा उठाना, और जब सभी दादी को गिफ्ट्स देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट्स के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूं मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट्स दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट समय से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, पल्लवी ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी यह सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी, मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया था। वैसे अभी तक तो पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। भले ही कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसेबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पके हुए पल्लवी ने किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए कहा, दादी मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना, वो एक जेड पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का पैलेस में रखने वाला आइटम, क्या बात है, बहुत खूब। नक्श के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पल्लवी का इंटरेस्ट अचानक से जाग गया था। नक्श जावेरी खानदान का दामाद था जिसका इस परिवार में कोई स्टेटस नहीं था, कोई उसे पूछता भी नहीं था। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया या फिर कभी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? नक्श ने पल्लवी की ओर देखा जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया और अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ थोड़ी बहुत। वैसे इस जेड पेंडेंट पर तुमने कितने का खर्चा किया? 1.5 करोड़, पल्लवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। उसने उस जेड पेंडेंट को अपने एक खास दोस्त की मदद से खरीदा था और उसे यह जेड पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्त को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले, तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या 80 लाख? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने मेरे खास दोस्त की मदद से खरीदा है और वो तो बोल रहा था कि उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। आर यू सीरियस? नक्श ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को धीमा किया जिससे बस वो दोनों ही उसकी बात सुन सके। देखो, जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेड है, लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसका कलर भी ऑफ वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनइवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं, लेकिन नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी, इसलिए उसकी कीमत 80 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें और डिस्काउंट देता तो भी उसका तो 30 से 40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त, हा 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 हा। अब मुझे कोई कॉमेंट नहीं करना है। नक्श जो कुछ भी कह रहा था पल्लवी उसे सुनकर दांग रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया।
उसी समय एक नौकर कल्याणी के पास आया और बोला, मैडम विहान बजाज आए हैं। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। जब कल्याणी ने सुना कि विहान वहां आया है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कल्याणी ने विहान को बैंक्वेट हॉल में आने के लिए इनवाइट कर दिया था। कल्याणी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान कल्याणी की तरफ गया और सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। विहान ने सफाया ब्लू सूट पहना था, उसके बाल भी आज पूरी तरह से सेट थे और उसके हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं ना कि कैसा गोल, कौन सा गोल, आइए जानते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, दादी आज आपका जन्मदिन है, मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहे हमेशा के लिए। सॉरी दादी, काफी ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वजह से आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को देखकर कल्याणी के दिल में ना जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। मुस्कुराते हुए कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और बोली, अब जब आ गए हो तो फिर कौन सा लेट, और कैसा लेट। वैसे भी तुम काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, बहुत कंसिडरेट भी हो। तुम स्पेशली यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बोला, दरअसल आज मैं यहाँ सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूँ बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफे को ले जाने के लिए भी आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। विहान के चेहरे पर और उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस फूट फूट के भरा था। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई थी। जैसे जैसे कल्याणी के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। जावेरी खानदान के कुत्ते को भी नक्श से ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता था। विहान, तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो गई है और शादी को 2 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? हालांकि कल्याणी ने तो पहले से ही अपने दिल में डिसीजन ले लिया था लेकिन वो अभी विहान के साथ कुछ फॉर्मेलिटी वाले सवाल कर रही थी। नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी दिल से दादी मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचनेगी और मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी। विहान को नक्श के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। उसी समय नक्श अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं विहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अनिका मेरी बीवी है और तुम मेरे ही सामने उससे शादी करने की बात कर रहे हो। नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? जावेरी खानदान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? अपना मुंह बंद करो। अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में कूदे और नक्श को उंगली दिखाते हुए बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूं, लेकिन आपसे तो बेटर ही हूं, जिसे भानुशाली ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जैसे ही नक्श ने ये कहा वैसे ही मैम्बो अंकल के होश उड़ गए। साले कमीने, ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। बचपन से ही मैम्बो अंकल बहुत शरारती थे और साथ ही साथ कल्याणी के लाडले भी। कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो यही कर रहे थे। जवानी के दिनों से ही मैम्बो अंकल ने जिम जाना शुरू कर दिया था और उनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर थी। कॉलेज के समय में मैम्बो अंकल ने खूब दंगे फसाद किए, यहाँ तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था और अभी भी है। नक्श तो उनके सामने उड़न खटोला है, एक पंच में पता नहीं कहां से कहां जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था और ये देखकर जावेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। हो गया कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी नहीं जाने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए। इसके साथ उसे खुद को नहीं पता कि वो कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जावेरी खानदान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। बरोबर 6 साची बात 6, इसका कोई हक नहीं बनता कि ये हमारे जावेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज में ये सारा डिस्कशन तो कर रहे थे लेकिन किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था।
यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से, अनिका ने नक्श को याद दिलाते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न्ड क्यों हो रही है। शायद इस वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए वो नक्श के लिए कंसर्न थी और उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मैम्बो अंकल अब नक्श के बेहद करीब आ गए थे और वो नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। क्या नक्श मैम्बो अंकल को शांत करवाएगा या फिर नक्श उल्टा हमला कर देगा? अगर कुछ बड़ा कांड हुआ तो फिर अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? अनिका और चित्रा किसकी साइड लेंगी?